आज से हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान। तो चलिए आज करते हैं प्रथम अध्याय जिसका नाम है अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्या श्याम। ये देखिए है ना, यहाँ से हमारा प्रथम अध्याय स्टार्ट होता है। क्या नाम है अष्टांग हृदय प्रथम अध्याय का? आयुष्कामी अध्याय व्याख्या श्याम। और चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घम जीवित अध्याय। क्या नाम है? दीर्घम जीवित अध्याय। और इससे पहले वाग्भट जी कुछ बात बता रहे हैं हमारे को। देखो, रोग आदि रोगान सतत अनुशक्तान शेष गाय प्रसृत शेषान औत्सुक्य मोह अर्तिदागान यो अपूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। क्या मतलब इसका? कि रोग आदि रोग है ना, सतत अनुशक्तान शेष काय प्रसृत शेषान, जो रोग आदि रोग समस्त शरीर में है ना, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पे रोग नहीं लगता। और वो रोग करते क्या? हमारे को दुख पहुंचाता है। उससे रोग से होता क्या? उत्सुकता। देखिए, उत्सुक्य मोह अर्ति आदि ये सब किससे होते हैं? ये सब पहुंचाता है रोग। और इन सब चीजों को दूर करने वाला कौन है ना, हमारे को रोगों से मुक्त कौन करता है? वैद्य। उस वैद्य को मैं नमस्कार करता हूं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात आचार्य वाग्भट जी बोल रहे हैं। चलिए आगे, प्रथम अध्याय का क्या नाम था? दीर्घम जीवित अध्याय। किसका प्रथम अध्याय का नाम दीर्घम जीवित अध्याय था? चरक संहिता। और अष्टांग हृदय का अध्याय, अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? आयुष्कामी अध्याय। अच्छा, ये देखिए कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? 30 चैप्टर। और चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? टोटल 30 चैप्टर। और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? टोटल 46 चैप्टर्स। ये बात पता होनी चाहिए। कितने चैप्टर चरक संहिता और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स है? 30 चैप्टर्स। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में कितने अध्याय है? 46 चैप्टर्स। ये क्वेश्चन ना बेसिकली जनरल नॉलेज को, जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स होता है ये। और ये एमडी में, एएमओ में, यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखिए श्लोक नंबर 2 क्या बोल रहे हैं वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसका रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है श्लोक का? देखिए, आयुष काम्य माने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरा। क्या बता रहे हो? देखो कि आयु काम्य माने, आयु काम्य मान धर्म अर्थ सुख साधनम, आयु की कामना, धर्म अर्थ सुख। पहली बात तो धर्म अर्थ सुख है ना, यहाँ पे 3 पुरुषार्थ की बात करी गई है। ठीक है, धर्म अर्थ और सुख, इन तीनों की प्राप्ति कैसे होगी हमारे को? इन तीनों की प्राप्ति तभी होगी अगर हमारे पास आयु होगी। अगर आयु ही नहीं होगी तो ना ही हम कोई धर्म का कार्य कर सकेंगे। ठीक है, अर्थ मतलब पैसा, ना ही हम कोई पैसा कमा पाएंगे। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ का और क्या मतलब? हमारी डिजायर, इच्छाएं, हम कोई इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास आयु ही नहीं है। और सुख, और हम कोई सुख का भोग नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास आयु नहीं है। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरा, और इन सब का वर्णन जहां पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है, देखो, धर्म अर्थ सुख, इन 3 पुरुषार्थ का साधन क्या है? आयु है। अत आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हो? आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरा, इसलिए जो चाहता है कि हमारी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु हो, हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें, उनको क्या करना चाहिए? उनको आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है ना? आयुर्वेद तो देवलोक में था, है ना, इस संसार में तो आयुर्वेद था नहीं। तो इस संसार में आयुर्वेद कैसे आया? है ना, पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद कौन लेकर आया? देखो, ब्रह्मा समृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति। क्या हुआ? देखो, ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले किसने प्राप्त करा? दक्ष प्रजापति जी ने। ठीक है, और ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। ब्रह्मा समृत्वा, क्या लिखा हुआ है? समृत्वा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के आयुर्वेद का ज्ञान स्वयं प्राप्त करा। ब्रह्मा समृत्वा, और वो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। फिर वो ज्ञान ब्रह्मा जी से कहां पे पहुंचा? दक्ष प्रजापति जी के पास। ठीक है, दक्ष प्रजापति जी ने किन से ज्ञान प्राप्त करा आयुर्वेद का? दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करा ब्रह्मा जी से। फिर दक्ष प्रजापति जी से वो ज्ञान कहां पे गया? देखो, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करा किसने? दक्ष प्रजापति जी ने। ठीक है, दक्ष प्रजापति से वो ज्ञान प्राप्त करा अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों कौन है? देखो, अश्विनी कुमारों, देखो श्लोक में लिखा हुआ है स अश्विनो, अश्विनो इज अ डबल। संस्कृत में
हम पढ़ते हैं ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अश्विनो जहां पे डबल ओ होता है उसका मतलब होता है द्विवचन में कि अश्विनी दो की बात करी है ड्यूल, है ना। अश्विनो उन दोनों ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति जी से प्राप्त करा। ठीक है, फिर दक्ष प्रजापति जी से अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त करा, तो फिर वो ज्ञान किन्होंने प्राप्त करा? अश्विनी कुमारों ने वो ज्ञान किनको दिया? देवराज इंद्र जी को। ठीक है, देवराज इंद्र जी ने किससे ज्ञान प्राप्त करा? अश्विनी कुमारों से। अब देवराज इंद्र तो देवलोक, ठीक है, वो तो राजा थे, वो कहे कि आयुर्वेद का ज्ञान अगर मेरे पास आ गया, है ना, तो राजा चिकित्सा थोड़ी करेगा, है ना। तो फिर देवराज इंद्र जी से वो ज्ञान अत्रि पुत्र अर्थात पुनर्वसु आत्रेय जी ने प्राप्त करा, और पुनर्वसु आत्रेय जी ने आगे अपने शेष शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वो शेष शिष्य कौन कौन से थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। अब जल्दी जल्दी देखिए कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति जी से अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमारों जी से इंद्र जी के पास, इंद्र जी के ज्ञान किसने प्राप्त करा? इंद्र जी से ज्ञान प्राप्त करा पुनर्वसु आचार्य जी ने। और पुनर्वसु आचार्य जी ने कितने स्टूडेंट थे? पुनर्वसु आचार्य जी के 6 स्टूडेंट। कौन कौन से? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। और इन सब में से, इन स्टूडेंट 6 स्टूडेंट में से सबसे पहले आयुर्वेद का जो इसको एक रिटन फॉर्म में नोट्स किन्होंने बनाए थे, है ना, जो संहिता रूप में किसने दिया? अग्निवेश जी ने। वो अग्निवेश जो ग्रंथ है उसी को ही चरक संहिता बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तेभ्यो अप्रति विपरिक्रम्य प्राय सार्थ उच्च ना अति संक्षेप विस्तर। देखो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? वो अष्टांग हृदय का स्वरूप बता रहे हैं। अष्टांग हृदय कैसी है ना। चरक संहिता एक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है ना, और उसमें वो डिटेल में बताया हुआ है। और सुश्रुत संहिता एक सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है। लेकिन अष्टांग हृदय में सारे आयुर्वेद का वर्णन जैसे भी किया, कैसे करा गया? ना अति संक्षेप विस्तरण। क्या मतलब कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो तो ना ही बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्टकट में बताऊंगा। कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं वागवट जी बता रहे हैं। क्योंकि वागवट जी ने जो अष्टांग हृदय किताब लिखी, इन्होंने पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इन दोनों को पढ़ने के बाद अष्टांग हृदय बुक लिखी। ठीक है, इसलिए ये लाइन किसके लिए आई है? ना अति संक्षेप विस्तरम। ये इतनी सी कोटेशन आई है अष्टांग हृदय के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ना अति संक्षेप विस्तरम किसके लिए आया? अष्टांग हृदय के लिए। नाउ नेक्स्ट, आयुर्वेद के 8 अंग। सभी ने आयुर्वेद के 8 अंग बताए, ठीक है ना। अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित किया, लेकिन वागवट जी ने क्या सीरीज सबकी डिफरेंट है। जैसे आचार्य चरक जी ने सबसे पहले काय चिकित्सा को बताया, ठीक है। सुश्रुत जी ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा को रखा, और वागवट जी ने सबसे पहले किसको रखा? वागवट जी ने भी सबसे पहले काय चिकित्सा को ही रखा। देखो क्या कैसे आई है, देखो काय चिकित्सा प्रथम नंबर पे, द्वितीय नंबर पे कुमार वृत्य, तृतीय पे ग्रह चिकित्सा मीन्स भूत विद्या, चतुर्थ पे ऊर्ध्वांग चिकित्सा मीन्स शलाक्य तंत्र, पंचम स्थान पे रखा शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी, षष्ठ स्थान पे रखा किसको? दंश चिकित्सा, और सप्तवें स्थान पर रखा जरा चिकित्सा मीन्स रसायन, और अष्टवें स्थान पर रखा वृक्ष चिकित्सा मीन्स वाजीकरण। देखो क्या कह रहे हैं श्लोक में? काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृक्षाम। कौन कौन से 8 चीजें हैं? काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृक्षाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर श्लोक। दोष, दोष कितने होते हैं शरीर में? 3 दोष होते हैं। कौन कौन से? वात पित्त कफ। देखो एक बहुत ही गलत बात आती है, कुछ टीचर या कुछ गाइडों में लिखा हुआ है कि सुश्रुताचार्य ने दोष 4 बोले हैं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। आप सारा सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए, सुश्रुत जी ने दोष केवल 3 बोले हैं, वात पित्त कफ। आयुर्वेद के सभी संहिताकारों ने जितने भी चारे हुए हैं सभी ने दोष केवल 3 ही बोले हैं, 4 किसी ने बोले। देखो वात पित्त कफ चेति त्रयोदोषा समासतः, ये कोटेशन आ जाती है, कोटेशन को ध्यान रखिए। क्या लिखा है? वात पित्त कफ चेति त्रयोदोषा समासतः। शरीर में कितने दोष होते हैं? 3। ये किन्होंने बोला? त्रयोदोष समासतः, ये बोला अष्टांग हृदय जी ने। यहाँ पे एक सेम लाइन ऐसे ही है, लिख लीजिए आप, वात पित्त कफ चेति त्रयोदोषो संग्रह। ये किन्होंने बोला? ये बोली आचार्य चरक जी ने। क्या बोला आचार्य चरक जी ने? वात पित्त कफ चेति त्रयोदोषो संग्रह। और सुश्रुत जी ने कहा कि वात पित्त कफ चेति दोष संभव हेतव। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट इज विकृता अविकृता देहम घ्रंति ते वर्धन्ते च। क्या मतलब है इसका? देखो ये अगर तीनों दोष है ना अविकृत अवस्था में रहते हैं, मीन्स कि अपने बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो क्या होता है? शरीर का वर्धन करते हैं।
लेकिन जब ये दोष विकृत अवस्था में हो जाते हैं तो क्या होता है, शरीर का नाश करते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि दोषों के बारे में, विकृता, अविकृता, विकृता मीन्स की इन स्टेट ऑफ डिफॉर्मिटी एंड अविकृता मीन नॉर्मल स्टेट। ठीक है, विकृता अविकृता देहम, है ना, विकृत स्टेट में या फिर अविकृत स्टेट में, कहां में, हमारे शरीर में, विकृता अविकृता देहम ग्रंथि ते वर्तयन्ति च रिस्पेक्टिवली। देखो विकृता, अगर विकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, ग्रंथि, ग्रंथि मीन नाश, और अगर ये अविकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो शरीर का वर्धन करेंगे। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक संहिता में जो श्लोक मिलता है ना, उसमें लिखा हुआ है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। ठीक है, सुश्रुत जी ने कहा है कि अगर धातुएं अपनी सम अवस्था में रहती है तो वर्धन होता है, और अगर धातुएं, ठीक है, अविकृत अवस्था में रहेंगी धातुएं तो क्या होगा, अविकृत अवस्था में रहकर वर्धन करेंगी, अगर धातुएं विकृत अवस्था में रहेंगी तो रोग उत्पन्न करेंगी। लेकिन अष्टांग कृति ने दोष को बोला, क्या, विकृता अविकृता देहम ग्रंथि ते वर्तयन्ति च। नेक्स्ट, ते व्यापिनो अपि हरितनाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संचिता। अब यहाँ पे वो वात पित्त कफ तीनों का स्थान बता रहे हैं क्या क्या है। देखो, जो वायु का स्थान क्या है, वायु का स्थान है नाभि के नीचे, अर्थात जो हमारी नाभि को उन्होंने सेंटर पॉइंट पे रखा है, नाभि के नीचे वायु का स्थान है। नाभि और हृदय के मध्य में, मध्य मींस इन बिटवीन हार्ट एंड नेवल अम्बिलिकल कोर्ड। ठीक है, नाभि और हृदय के मध्य में पित्त का स्थान, और कफ का स्थान क्या है, हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान है। वात पित्त कफ का क्या स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायु का स्थान नाभि के नीचे, पित्त का स्थान नाभि और हृदय के बीच में, और कफ का स्थान हृदय के ऊपर। नाउ वय, वय का भी विभाजन करेगा कैसे, देखो ये जो वात पित्त कफ है ना, दिन के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ बढ़ते हैं, शरीर के किस 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 भाग में वात पित्त कफ का स्थान है, किस आयु में वात पित्त कफ बढ़ते हैं, है ना, ये सब बता रहे हो। वय, वय पहले आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए मेरी तरफ। वय जब होती है बाल अवस्था, बाल अवस्था में क्या, किसका, कौन सा दोष होता है बेसिकली, देखो दोष तो त्रिदोष ही रहेंगे, लेकिन कौन सा, इन स्टेट ऑफ प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंट कौन सा करता है ना, तो बाल्यावस्था में दोष होता है कफ दोष। ठीक है, और युवावस्था में, युवावस्था अर्थात मध्य आयु में होता है पित्त दोष, और वृद्ध अवस्था में वात दोष। देखो क्या, यद्यपि ये दोष सदा गतिशील रहते हैं तथापि वयस के अंतराल, अंतराल अर्थात वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में, वयस के मध्य अर्थात युवावस्था में, ठीक है, वयस के बाल्य अर्थात बाल्यावस्था में कौन कौन से दोष होते हैं, ये दोष होते हैं ये वात पित्त कफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेम फॉर दिन, दिन के प्रथम भाग में कौन सा दोष होता है, दिन के प्रथम भाग में दोष होता है कफ। ठीक है, मध्य दिन में कौन सा दोष होता है, पित्त, और दिन के अंत में कौन सा दोष होता है, वात। सेम ऐसे रात्रि के प्रथम पहर में दोष कौन सा होता है, रात्रि के प्रथम पहर में दोष होता है कफ, रात्रि के प्रथम पहर में कौन सा दोष, कफ, मध्यम पहर के रात्रि के मध्यम पहर में कौन सा दोष है, पित्त, और रात्रि के अंतिम पहर में वात दोष। सेम ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो कौन सा दोष होता है, जब हम खाना खाते हैं दोष होता है कफ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन, जब खाना पच रहा होता तो कौन सा दोष होता है, पित्त, और जब खाना पच गया, ठीक है, तब कौन सा दोष है, तब वायु। लिखिए आप, कॉपी पेन पकड़िए, लिखिए, लिखिए, है ना, लिखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा दोष होता है, दोष होता है कफ। ठीक है, जब खाना पाचन काल में, खाने के पाचन काल में दोष होता है पित्त। ठीक है, और जब खाना जीर्ण हो जाता है अर्थात जब खाना पच जाता है तो दोष होता है वायु। ठीक है, दिन के प्रथम पहर में कौन सा दोष होता है, लिखिए, दिन के प्रथम पहर में दोष होता है कफ, मध्यम पहर में पित्त, अंतिम पहर में वायु। सेम है रात्रि, रात्रि के प्रथम पहर में कौन सा दोष होता है, कफ, मध्यम पहर में पित्त, अंतिम पहर में वायु। चलिए आगे। अब ये जो हमने बात की दोष करे, है ना, अब इनका हमारे शरीर की अग्नि के ऊपर क्या प्रभाव है ना। अच्छा, अग्नि सभी पढ़कर आए हैं, कौन कौन सी होती है, अग्नि होती है मंद अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और सम अग्नि, है ना, चार प्रकार की अग्नि होगी। बीच में से सम अग्नि है जो कि नॉर्मल है, और जो तीन अग्नियां वो डिफॉर्मिटी स्टेट की है। कौन कौन सी, विषम अग्नि, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, ये है डिफॉर्मिटी। ठीक है, मंद अग्नि इज बैलेंस स्टेट में होती है मंद अग्नि। ठीक है, क्या बता रहे हैं वो यहाँ पे, देखो मंद अग्नि में क्या होता है, देखो दोषों का अग्नि के प्रभाव। मंद अग्नि का कारण क्या है, देखो आप अगर ये आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट समझिए ना, वात पित्त कफ,
है ना, वात पित्त कफ सप्त धातु हैं, इनकी वृद्धि क्षय के लक्षण, इनकी साम्यावस्था के लक्षण, तो आयुर्वेद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी। और कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव, आइदर एएमओ, यूपीएससी, है ना, एआईएपीजीटी, सब आपके लिए क्वालिफाई करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बस समझो, क्रैम नहीं करना, घोटा नहीं लगाना कभी भी इसको, ठीक है ना, कभी भी क्या नहीं करना, घोटा नहीं लगाना। ठीक है। अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि में कौन सा दोष होता है? तीक्ष्ण अग्नि वो अग्नि होती है जिसमें कुछ भी खाओ खाना पचता रहता है, कुछ भी खाओ खाना पच जाएगा। दोष होगा कौन सा? कुछ सोचो, पित्त दोष, है ना, कुछ भी खाओ खाना डाइजेशन हो गया। अच्छा, फिर विषम अग्नि, विषम अग्नि होती है कभी खाना खाया पच गया, कभी नहीं पचा, है ना, उसमें होता है वायु दोष, क्योंकि वायु चंचल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए विषम अग्नि में कभी पचा कभी नहीं पचा, है ना। फिर मंद अग्नि, मंद अग्नि इसकी डाइजेशन पावर बहुत ही स्लो है। आप खुद से सोचिए कौन करेगा वो डाइजेशन पावर स्लो काम? कफ करेगा, क्योंकि कफ लिक्विड होता है ना, कफ कहता है मंद अग्नि। और सम अवस्था में कौन सी अग्नि रहती है? सम अग्नि, समझिए ना। वेरी गुड। चलिए आगे, अब है कोष्ठ। कोष्ठ तीन प्रकार के, कौन कौन से? क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ। देखो, कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यात् स्मैरपी, है ना। क्या बता रहे हो कोष्ठ में? क्या बता रहे हैं? देखो कि जैसे पहले तो हमने अग्नि पढ़ के चार प्रकार की, अब कोष्ठ, है ना। अगर तो किसी का बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है ना, अगर कोष्ठ क्रूर कोष्ठ क्या है? बहुत ज्यादा क्रूर, और तो क्रूर कोष्ठ में क्या होता है? क्रूर कोष्ठ में होता है वात दोष, ठीक है। अगर किसी का मृदु कोष्ठ है तो उसमें होता है पित्त दोष, बताता हूँ भी आपको क्रूर कोष्ठ होता क्या है। अगर तो है मध्यम कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ में कौन सा दोष रहता है? मध्यम कोष्ठ में दोष रहता है आइदर सम दोष या फिर कफ दोष, ठीक है। और अगर तीनों दोष सम अवस्था में रहे तो उसको कहते हैं मध्यम कोष्ठ। देखो, है ना। क्या बता रहे हो यहाँ पे? देखो, कोष्ठ, कोष्ठ होता है एक वात कोष्ठ, वो होता है जिसमें कि कुछ भी खाओ, खाना तो डाइजेशन हो रहा है हमारे को, लेकिन उसे बाहर नहीं निकल रहा, अर्थात मल का परिवर्तन नहीं हो रहा। क्रूर कोष्ठ में उसको कॉन्स्टिपेशन ही रहेगी हमेशा, ठीक है, दैट इज द क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ होता है जिसने कुछ आइदर ये दूध भी पी लिया, साथ उसको विरेचन हो जाएगा, दूध पीने से भी मोशन आ जाएगा, आइदर गन्ने का जूस पी लिया साथ ही विरेचन हो जाएगा, वो होता है क्या? वो होता है मृदु कोष्ठ, ठीक है। एक होता है समकोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ इज द इन बिटवीन स्टेज ऑफ मृदु कोष्ठ एंड क्रूर कोष्ठ इज द मध्यम कोष्ठ। क्या क्या दोषों क्या है? देखो कि वायु की प्रधानता से कौन सा कोष्ठ? क्रूर कोष्ठ, ठीक है। पित्त की प्रधानता से कौन सा कोष्ठ? मृदु कोष्ठ। कफ दोष से कौन सा कोष्ठ? मध्यम कोष्ठ। और जब तीनों दोष अपनी बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो कौन सा कोष्ठ होता है? तो होता है मध्यम कोष्ठ। लिखिए साथ में, चरक सुश्रुति क्या बता रहे हैं, यहाँ पे रिवाइज करिए आप, चाहे हम चरक संहिता सुश्रुति पढ़ाए हैं, लेकिन आप यहाँ पे साथ साथ रिवाइज करोगे ना, हैबिट आ गई है आपको अपनी, आपको ऐसे। चलिए, आचार्य चरक जी क्या बता रहे हैं कि सेम बता रहे हैं, ठीक है। चरक संहिता क्या बता रहे हैं कि क्रूर कोष्ठ में कौन सा दोष होता है? वायु दोष, ठीक है। सेम अष्टांग हृदय भी ये बता रहे हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, याद रखने वाला ये है, और इसी यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, कि सुश्रुत संहिता के अनुसार क्रूर कोष्ठ में कौन से दोष की प्रधानता होती है? आचार्य सुश्रुत कहते हैं क्रूर कोष्ठ में वायु और कफ दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। क्रूर कोष्ठ में कौन से दोष की प्रधानता होती है? एज पर सुश्रुत संहिता क्रूर कोष्ठ में वायु और कफ दोनों दोषों की प्रधानता होती है, और मृदु कोष्ठ में पित्त की प्रधानता। बाकी सभी ने सेम बताया, बस इसको याद रखिए आप, क्रूर कोष्ठ में वात कफ की प्रधानता होती है। लिख लो, साथ साथ लिखो, लिखते नहीं आप, बाद में फिर मैसेज करोगे, लिखो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, है ना, जितनी बार मर्जी पूछिए आप, बार बार पूछिए, नहीं समझ आता तो। चलिए आगे, फिर आ गया कि दोषों से गर्भ प्रवृत्ति का वर्णन। देखो क्या कहते हैं जाएगी, देखो गर्भाधान काल में कौन कौन से दोष होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हिंदी देखते हैं क्या कहते हैं। देखो, गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों दोषों के अनुसार क्रमश गर्भ की तीन प्रकृतियां बनती हैं, ठीक है। देखो, प्रकृति कैसे निर्माण होती है किसी की? जब शुक्र और आर्तव इन दोनों का मेल होता है, ठीक है। जब शुक्र आर्तव इन दोनों का मेल होता है तो जिस दोष की प्रधानता होती है, जिस दोष की उल्बणता होती है, तो वही प्रकृति बन जाती है, ठीक है। वायु दोष की अधिकता से वात प्रकृति, पित्त की अधिकता से पित्त प्रकृति, और कफ की अधिकता से कफ प्रकृति। अब कौन सी प्रकृति को क्या बोला गया, ठीक है। अष्टांग हृदय कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तिस्र प्रकृतियों हीन मध्य उत्तमा पृथक
रिस्पेक्टिवली फॉर वात पित्त कफ। वात प्रकृति को अष्टांग ने बोला कि ये कौन सी कैसी होती प्रकृति, ये होती है हीन प्रकृति। पित्त प्रकृति होती है मध्यम प्रकृति, और उत्तम प्रकृति कौन सी है, कफ प्रकृति। उत्तम प्रकृति कफ प्रकृति, और श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है, श्रेष्ठ प्रकृति होती है श्रेष्ठ प्रकृति होती है सम प्रकृति। देखो सम धातु, सम धातु, समस्तासु, श्रेष्ठा, और निंद्य प्रकृति कौन सी, द्विदोषज प्रकृति इज निंद्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रकृतियों हीन मध्य उत्तमा पृथक। हीन प्रकृति वायु प्रकृति, मध्यम प्रकृति पित्त प्रकृति, और उत्तम प्रकृति कफ प्रकृति। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार क्यों बोलता हूं इतना ज्यादा, है ना। मैं एक ही चीज को इतनी बार इसलिए रिपीट करता हूं तो कि आप उसको बार बार सुनिए। आप बार बार सुनोगे तो आपके दिमाग में जाएगा, फिर आप इसको सुनने के बाद इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए। सारा दिन में एक चैप्टर तो रीड करना है आपने, और क्या करना है, पूरे दिन में एक चैप्टर याद करना आपने सिर्फ। और इसको इतना पक्का कर लीजिए, कंक्रीट कर लो, अंबुजा सीमेंट, कभी टूटे नहीं, ठीक है ना। सम धातु प्रकृति कौन सी होती है, श्रेष्ठ प्रकृति, और निंद्य प्रकृति होती है दोषज प्रकृति। चलिए आगे, फिर वो गुण बता रहे हैं। सबका फेवरेट श्लोक होता है फर्स्ट ईयर में, तत्तर रूप श्लोक चाहिए तो खर्च रूप चलने वायु के गुण, ठीक है। हाँ, क्या गुण है वात के, वात पित्त कफ के गुण बता रहे हैं वो। वायु गुण होते हैं रूक्ष लघु। शीत गुण किसका, वायु गुण। खर, खर में खुरदरा, किसका गुण, वायु गुण। सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण की जो सूक्ष्म है ना, संवरण शक्ति सा सूक्ष्म। फिर तत्रुक्ष खर चल, चल गुण, चल में चलने वाला, स्टेबल नहीं है, ये सब वायु के गुण है, ठीक है। पित्त दोष के गुण, पित्त दोष के गुण क्या है, पित्त के गुण है देखो, पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम था द्रवम, ये किसके गुण है, पित्त के गुण। पित्त क्या होता है, स्नेह युक्त होता है, पित्तम ससने, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, ठीक है, उष्ण होता है, लघु होता है, विस्त्र होता है। विस्त्र मीन की जिसमें से गंध, आम गंध, कच्ची स्मेल आती है इसमें से, है ना। पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सर, सर मतलब जो फैल जाए, कहते नहीं खलारा पाता तुझे, दैट इज सर। पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सर, और द्रव, द्रव इज लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, आप लिखिए सारे, ठीक है। आचार्य जी बता रहे हैं कि पित्त का गुण है द्रव, है ना, लेकिन आगे वो बताएंगे 5 प्रकार का पित्त होता है। कौन कौन सा, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, ठीक है। 5 प्रकार का पित्त होता है, लेकिन इन 5 प्रकार के पित्त में से जो पाचक पित्त होता है उसको छोड़कर बाकी सारे पित्त द्रव होते हैं। पाचक पित्त क्या है, पाचक पित्त, पाचक अग्नि है। अगर अग्नि ही लिक्विड हो गई तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए पाचक पित्त द्रव नहीं होता। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा पित्त द्रव नहीं होता, पाचक पित्त द्रव नहीं होता, और बाकी सारे पित्त क्या होते हैं, बाकी सारे पित्त लिक्विड स्टेट में होते हैं। अच्छा, आचार्य चरक जी क्या गुण बता रहे हैं पित्त के, ससने उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्लम सरकटु, वायु गुण तो बताया नहीं। हाँ, वात गुण आचार्य चरक यही बता रहे हैं सेम, लेकिन वो एक गुण एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, कौन सा, विशद गुण, ठीक है। वात के गुण में कौन सा गुण एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो विशद गुण भी बता रहे हैं चरक आचार्य। और चरक संहिता अध्याय 12 वात कला के लिए अध्याय में जब कुश ने वायु के गुण बताए तो वो कौन सा गुण बता रहे हैं, कुश जी एक्स्ट्रा गुण बता रहे हैं, वो दारुण गुण, ठीक है। चलिए अब कफ के गुण, कफ के गुण कौन कौन से है, कफ के गुण है स्निग्ध शीत गुरुर मंद श्लक्षण मृत्सन स्थिर कफ। कौन कौन से, कफ क्या होता है, कफ स्निग्ध होता है, कफ और क्या होता है, शीत होता है, कफ क्या होता है, गुरु होता है, कफ मंद होता है, श्लक्षण मृत्सन होता है, स्थिर अर्थात स्टेबल होता है, जाम हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। ये सब गुण है कफ के। अब देखो कि कॉमन गुण कौन कौन से है, ठीक है। स्निग्ध गुण किसका था, स्निग्ध गुण कफ का भी है और स्निग्ध गुण पित्त का भी है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्निग्ध गुण के कौन कौन से दो होते हैं, स्निग्ध गुण होता है, इसलिए अगर आप श्लोक याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। स्निग्ध गुण किसका होता है, स्निग्ध गुण होता है पित्त और कफ दोनों का, ठीक है। शीत गुण किसका होता है, शीत गुण होता है वायु का और कफ का। देखो शीत गुण वात और कफ दोनों का होता है शीत गुण। चलिए आगे, अब आगे संसर्ग और सन्निपात की क्या परिभाषा है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आयुर्वेद समंदर है ना, जैसे समंदर में बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ, समंदर हमारे को रत्न देता है ना, समंदर मोती हीरे, है ना, इतनी सारी वैरायटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज समंदर में रहती है। वैसे उसी प्रकार समंदर
है क्या? आयुर्वेद। आप जो उठाओगे, जो ढूंढ के, जिस चीज को आप ढूंढने के लिए निकलोगे वही चीज को पाके बाहर आओगे आयुर्वेद में से। क्या ये? संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा। संसर्ग सन्निपात से तद द्वि त्रि क्षयकोपात। देखो, जब दो दोष आपस में मिलकर मिलते हैं तो उसको कहते हैं संसर्ग, और जब तीनों दोष आपस में मिल जाते हैं अर्थात वात पित्त कफ तीनों मिल गए, है ना, और कोई रोग उत्पन्न हो उसको बोलते हैं सन्निपात। लेकिन जब ओनली एंड ओनली दो दोष मिलेंगे, आइदर इट में बी वात प्लस पित्त, बात प्लस कफ, पित्त प्लस बात, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं संसर्ग। संसर्ग कहते हैं दो दोषों का आपस में मिलना संसर्ग है, और तीन दोषों का आपस में मिलना सन्निपात है। अच्छा, नेक्स्ट इज द सप्तदूष्य। सप्तदूष्य क्यों कहा गया? देखो, धातुएं, धातुएं कौन से? 7, अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हो। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, रसाद रक्तम ततो मासम मासा में सतो अस्थि अस्थिनो मज्जा ततो शुक्र शुक्रात गर्भ प्रजायते। ये बात बोली आर्य चरक जी ने। वाघोड़ जी क्या बता रहे हैं? वाघोड़ जी बोल रहे हैं रस अस्त्रिक मास में अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव, ठीक है, ये क्या है? 7 धातु में सप्तदूष्य। अब इसको दूष्य क्यों कहा? बच्चों को समझ ही नहीं आता, सारी बीएमएस करके निकल जाते हैं। आप सुन रहे हो, आप समझोगे, सुनो। इसको सप्तदूष्य इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमने 3 दोष पढ़े वात पित्त कफ, वो इन 7 धातुओं को दूषित करते हैं। 3 दोष वात पित्त कफ क्या करते हैं? किसको, उनको दोष बोला क्यों गया? बताइए ना। उनको दोष इसीलिए बोला गया क्योंकि वो इन 7 धातुओं को दूषित करते हैं। अगर आपको से क्लास में टीचर खड़े होकर क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा आंसर आपने बताना है क्या? क्योंकि वो 3 दोष इन 7 धातुओं को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें बोला गया सप्तदूष्य। नाउ मल, मल होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। कौन कौन से मल है? मला, मूत्र, शुक्र, सॉरी शुक्र तो धातु है, अंतिम धातु, सप्तम धातु कौन सी है? शुक्र धातु, ठीक है। और जो शक्री है, शक्री होता है मल, शक्री कहते हैं फिकल मैटर को, ठीक है। मल कौन से है? मूत्र, शक्री, स्वेद, आद्यो अपीच, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मल सिर्फ इतने से ही है, उन्होंने आदि बताया, आदि मतलब और भी है। कौन कौन से बताया उन्होंने? मूत्र, शक्रिद, स्वेद, ठीक है, इनको बोलते हैं मल। देखिए नेक्स्ट श्लोक है कि वृद्धि समान है सर्वेशाम विपरीत विपर्य, अर्थात अगर आपने चरक संहिता पढ़ी हो, है ना, या फिर जो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, या फिर जो बच्चे एआईपीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पढ़ के आए होंगे। प्रथम अध्याय चरक संहिता में बताया कि सर्वदा सर्वम भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषच्च प्रवृत्ति रूपस्यतु। आप भी पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर वालों, क्या बताया मैंने भी? सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषच्च प्रवृत्ति उभयस्यतु। देखो क्या वृद्धि समान है, अर्थात अगर कोई सेम सेम चीजें मिलेंगी तो क्या होगी? वृद्धि, अर्थात उनकी नंबरिंग बढ़ जाएगी। सर विपरीत विपर्य, अगर कोई ऑपोजिट चीजें मिलेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो वो डिक्रीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मांस खाने से मांस धातु की वृद्धि होती है, ठीक है ना। मज्जा खाने से, मज्जा पीने से मज्जा की वृद्धि होती है। स्नेह पीने से शरीर में स्नेह अंश की वृद्धि होती है, ठीक है। और रूक्ष पदार्थ खाने से शरीर में रूक्षता की वृद्धि होती है ना। सेम चीजें करेंगे तो सेम चीजें हमारे शरीर में मिलेंगी। अच्छा देखो, अब ऑपोजिट, अगर किसी चीज की शरीर में वृद्धि हो रही है ना, तो बॉडी का काम है बैलेंस करना, तो दूसरे चीज का ह्रास भी तो होगा ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप लोग? अगर एक चीज शरीर में बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम भी तो होगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई, जैसे हमने बताया कि स्नेह पीने से क्या होता है? स्नेह की वृद्धि होती है ना, ये तो समान गुण हो गया, लेकिन उसकी क्षय किसका होगा? स्नेह पीने से रूक्षता का नाश होगा। क्या होगा? अगर हमने स्नेह पिया, स्नेह पीने से समान गुण से समान की वृद्धि हुई, तो किसी चीज का क्षय भी तो होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? रूक्षता का नाश होगा। सेम थिंग, अगर कोई मांस खाता है, मांस खाने से मांस धातु की वृद्धि हुई, तो नाश किसका हुआ? जो उसका दुबलापन था वो चला गया, दुबलेपन का नाश हो गया, बंदा मोटा हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे, रस। रस कितने होते हैं आयुर्वेद में? 6। देखो आयुर्वेदा में 6 ही रस होते हैं, ना ही 7 रस होते हैं, ना 5 होते हैं। चरक संहिता में इसके ऊपर ऑलरेडी संभाषा हो चुकी है। मॉडर्न साइंस वाले चाहे कहते हैं रस 4 होते हैं, लेकिन वो एस्ट्रिंजेंट को भी मानते हैं, ठीक है ना। वो भी टोटल रस 6 ही बताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं 4 हैं, ठीक है। रस टोटल 6 ही होते हैं। कितने रस होते हैं? 6। कोई बोलते कौन कौन से? स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय।
देखो कौन कौन से, स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय। स्वादु रस किसको बोलते हैं, मधुर रस को, मीठा। अम्ल, अम्ल बोलते हैं खट्टा, ठीक है। लवण, लवण बोलते हैं नमकीन, ठीक है। तिक्त, तिक्त कहते हैं किसको, कड़वा। कटु, कटु कहते हैं मिर्ची, तीखा, ठीक है ना। और कषाय, कषाय रस कहते हैं एस्ट्रिंजेंट को, ठीक है। दीज आर द 6 रस। वो बोल रहे हैं कि यथा पूर्वा बलावहा, क्या मतलब यथा पूर्वा बलावहा का मतलब कि मधुर रस से लेकर अगर हम फर्स्ट से 6 रस की ओर जाएंगे, है ना, मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय, फ्रॉम फर्स्ट रस टू 6th रस, है ना। नंबर 1 से अगर नंबर 6 की तरफ जाएं तो ये क्या करती हैं, ये शरीर के बल का नाश करते हैं। और अगर हम पीछे से आगे चले शरीर के बल की वृद्धि करते हैं। मधुर रस, स्निग्ध रस, इससे होगा क्या, ठीक है, षड्इंद्रिय प्रसादन, रसों गुण भी बताऊंगा आगे, ठीक है। मधुर रस से शरीर की वृद्धि होगी, अम्ल रस से, लेकिन जो कषाय रस है ये रूक्ष होता है ना, इससे क्या होगा, शरीर के बल का नाश होगा, ठीक है। इसलिए बता रहे यथा पूर्व बला, हा, यथा पूर्व मीन फ्रॉम फर्स्ट रस टू लास्ट रस, ये बल, अहा, अहा मतलब कि नाश करना, किसका, बल का नाश करते हैं। नाउ रसों के वात आदि दोष पर प्रभाव, ये जो हमने रस पढ़े इनका वात पित्त कफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है इनका वात पित्त कफ के ऊपर। देखो तत्र आद्या, तत्र आद्या मतलब कि स्टार्टिंग के हैं, तत्र आदि, आदि मीन स्टार्टिंग के, कौन कौन से, मारुतम। तत्र आदि मतलब कि जो आदि मतलब स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग कौन से, 3 रस, तत्र आद्या मारुतम ग्रंथि, पहले 3 रस कौन कौन से है, देखो यहाँ पे लिखा तो है इन्होंने, तत्र आद्या मारुतम ग्रंथि, पहले 3 रस कौन कौन से, मधुर अम्ल और लवण रस, ठीक है। मधुर अम्ल रस जो पहले 3 रस है वो क्या करेंगे, वो करते हैं वायु का नाश करेंगे। फिर कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट 3 रस है कौन कौन से, तिक्त कटु कषाय, ये क्या करेंगे, ये कफ दोष का नाश करेंगे। अब आप वही चीज समझिए जो मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी चीज का एक का नाश होगा दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ेगी भी तो, है ना। अगर 3 रस शरीर में मधुर अम्ल लवण है, ये वात दोष को नाश कर रही हैं तो किसी को बढ़ाएंगी भी तो, है ना। एक चीज कम होगी बैलेंस के लिए दूसरी बढ़ेगी शरीर में, तो किसको बढ़ाएंगे, ये कफ दोष को बढ़ाएंगे, ठीक है। वात पित्त कफ दोष को, ये जो मधुर अम्ल लवण रस है ये वात दोष का नाश करेंगे, और सेम उसी टाइम पे सिम पैरेलली कफ दोष को वृद्धि करेंगे। और जो तिक्त कटु कषाय रस है ये कफ दोष को अगर कम करेंगे तो सिमिल, तो पैरेलली क्या करेंगे, पैरेलली वात दोष की वृद्धि करेंगे, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ये पहले 3 तो बच्चे समझ जाते हैं, है ना। प्रथम के 3 मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं, ये मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं, कफ को बढ़ाएंगे, वात का नाश करेंगे। कटु तिक्त कषाय क्या करेंगे, वात को बढ़ाएंगे, कफ का नाश करेंगे। लेकिन ये जो रस है कषाय रस, तिक्त रस, मधुर रस, है ना, इसको कैसे याद रखें हम, कतिम से, क फॉर कषाय, ती फॉर तिक्त, म फॉर मधुर, कतिम। कतिम रस क्या करेगा, कतिम पित्त का नाश करेगा, क फॉर कषाय, त फॉर तिक्त, म फॉर मधुर, कतिम, ये क्या करेगा, ये पित्त का नाश करेगा। नेक्स्ट आगे, द्रव्य, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य होते हैं शमनम कोपम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा, 3 प्रकार की द्रव्य। द्रव्य अर्थात इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, है ना, जितने भी द्रव्य, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, है ना, संसार के सभी द्रव्य तो पंचभौतिक हैं ही, लेकिन जितने भी द्रव्य वो करेंगे क्या, उनके 3 ही काम है, या तो वो शरीर के दोषों का शमन करेंगे, या फिर दोषों का प्रकोप करेंगे, या फिर शरीर को बैलेंस स्टेट में रखेंगे, स्वस्थ हित, स्वस्थ के लिए हितकर होंगे। कौन से काम है, प्रथम इसे शमन, अर्थात कि शरीर के रोगों का नाश करेंगे, दोषों को शमन करेंगे। दूसरा कोपन, या फिर दोषों का प्रकोप कर देंगे। तीसरा स्वस्थ हितम, है ना, बैलेंस स्टेट में रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा देखिए आचार्य चरकी ने इसके ऊपर क्या बताया, आचार्य चरकी ने यही बात बताई है सेम, किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्वरितो मतम, है ना। देखो मैंने आपको पहले बताया जो अष्टांग हृदय बुक लिखी गई ना, ये अष्टांग हृदय आचार्य वाघुड़ जी ने पहले चरक संहिता को पढ़ा, फिर सुश्रुत संहिता को पढ़ा, है ना, उसके बाद इन्होंने कंपाइल करके बुक लिख दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वीर्य, वीर्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वीर्य बता रहे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उष्ण शीत गुण उत्कर्षान वीर्य द्विदम समृत, 2 प्रकार के वीर्य कौन कौन से होते हैं, आइदर इट में बी उष्ण और इट में बी शीत, है ना। वीर्य कौन कौन से, इट में बी उष्ण, इट में बी शीत, है ना। अब बात ये कि वीर्य होता क्या है ना, वीर्य क्या होता है, आपका दिमाग जहां जा रहा है वहां से बाहर लेकर आओ। वीर्य होता है
येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ठीक है, जो ड्रग के अंदर कार्य करता है ना, जो चीज मेडिसिन के अंदर है जिससे वो अपना एक्शन कर रही है ना, हर चीज का अपना एक्शन होता है, जिस कारण से कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एडिबल चीज है ना, कोई भी खाने की चीज अपना काम करती है, उसको कहते हैं वीर्य, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ठीक है। चलिए आगे, फिर बोले विपाक। विपाक क्या होता है, देखो विपाक बता दो पहले। देखो विपाक तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक, तीन प्रकार का विपाक होता है। फर्स्ट इज द मधुरवस्था पाक, सेकंड इज द अम्लवस्था पाक एंड थर्ड वन इज द कटुवस्था पाक। तीन विपाक कौन कौन से? मधुरवस्था पाक, सेकंड वन इज द अम्लवस्था पाक एंड थर्ड वन इज द कटुवस्था पाक। एक बात और है ना, आपको लगता होगा कि नोट्स बना लेते हैं हम, नोट्स बना के इजी हो जाएगा ना, ये गलती कभी मत करना। नोट्स बनाओगे तो नोट्स के जोगे रह जाओगे, इसलिए नोट्स कभी नहीं बनाने आयुर्वेदा के। बनाइए नोट्स जिसके फिजियोलॉजी की बनाइए, पैथोलॉजी की बनाइए, लेकिन संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इनके नोट्स तो कभी नहीं बनाने, ठीक है। इसको बुक से पढ़िए, अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप चरक संहिता पढ़ लेते हो ना अच्छे से, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर में सिर्फ अष्टांग हृदय को अच्छे से पढ़ लेते हो, या फिर जो मेरे लेक्चर है 30 के 30 लेक्चर्स में जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसको सुन लोगे आप अच्छे से, तो फर्स्ट ईयर में पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप पोजीशन भी लेकर आओगे, क्योंकि आपने अष्टांग हृदय अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है क्रिया श्री रचना कीजिए, तो अपने आप हो जाएंगे चुटकियां बजा बजा के। चलिए विपाक के ऊपर है ना, विपाक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटु मधुरवस्था पाक, अम्लवस्था पाक, कटुवस्था पाक। देखो विपाक वो चीज होती है, हमने कोई भी खाना खाया, ठीक है, वो खाने का होता क्या है ना, वो खाने का तीन स्टेजेस में जाके होता है, ठीक है। रस होता है, रस होता है खाने की शेय रस, रस की परिभाषा होती है रसो निपाते द्रव्या नाम, ठीक है, जो हमने मुंह में खाया और हमें टेस्ट आया उसको बोलते हैं रस। लेकिन एट द लेवल ऑफ गट, है ना, कोष्ठ में जाकर, है ना, उसका कौन सा रस में परिणत हुआ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे दही खाया कोई, देखो पहली बात देखो किसका विपाक क्या होता है, देखो मधुर रस का और लवण रस का, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अष्टांग हृदय बहुत ही डिटेल्ड में भी नहीं है और शॉर्ट में भी नहीं है, कंसाइज भी नहीं है, लेकिन चरक संहिता बहुत डिटेल में है और सिंगल सिंगल चीज एक्सप्लेन करा हुआ है। देखिए मैंने तभी ऊपर लिखा हुआ है, देखो मधुर द्रव्यों का और लवण द्रव्यों का, ठीक है, मीठे रस का और नमकीन रस का द्रव्यों का कौन सा विपाक होता है? मधुर विपाक। अमल रस का कौन सा विपाक? अमल रस का अमल विपाक। कटु तिक्त कषाय का कौन सा विपाक? कटु तिक्त कषाय रस का विपाक होता है कटु विपाक। फिर से सुनो, 3 बार बोलूंगा, 3 बार सुनोगे याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। मधुर रस लवण रस का कौन सा विपाक? मधुर विपाक। अमल रस का अमल विपाक। कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक। नंबर 1। नंबर दूसरा फिर से सुनूंगा, बोलो सुनो। मधुर और लवण रस का मधुर विपाक, अमल रस का अमल विपाक, कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक। मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक मधुर विपाक, अमल द्रव्यों का अमल विपाक और कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत जी बता रहे हैं, ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव का बैच भी पैरेलल चल रहा है हमारा, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। देखो मधुर, अमल और लवण, सुश्रुत ने कहा कि विपाक 2 प्रकार का होता है, आइदर इट में भी गुरु विपाक और इट में भी लघु विपाक, ठीक है ना। उन्होंने कहा मधुर अमल लवण। अब ये अष्टांग ने क्या बताया? जो मधुर अमल लवण रसायन शरीर में क्या करते हैं? कफ दोष की वृद्धि करते हैं, इसलिए ये गुरु विपाक है, सुश्रुत जी ने कहा। तभी इन्होंने कहा ना। और जो कटु तिक्त कषाय रस क्या करते थे? ये वात दोष की वृद्धि करते थे, और ये लघु विपाक होता है, ये सुश्रुत जी ने कहा। मधुर अमल लवण द्रव्यों का मधुर विपाक होता है, जिसको गुरु विपाक कहते हैं। कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक होता है, जिसको लघु विपाक कहते हैं। चलिए आगे,
फिर गुण, गुण कितने होते हैं देखो, अगर तो टोटल नंबर ऑफ गुणों की बात करें वो होते 41, आप पदार्थ विज्ञान में पढ़े होंगे आपने, ठीक है। विशेषी गुण, परादी गुण, गुरु आदि गुण, ठीक है। लेकिन जहां पे जो गुण है ना, इनको शारीरिक गुण बोलते हैं, कितने होते हैं 20 गुण होते हैं। कौन कौन से, 10 याद कर लो, 10 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑपोजिट है। क्या है ये, ऑपोजिट ऑपोजिट। कौन कौन से, देखो ये श्लोक तो सभी को याद होना ही चाहिए, मस्ट है। याद कर लोगे 4th ईयर तक सूखे रह जाओगे और जिंदगी भर सूखे रहोगे। नहीं याद करोगे तो फिर आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस चलो करोगे, और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छी प्रैक्टिस करें। लेकिन और मेरे को ये भी पता है आप सबको 4th ईयर तक आते आते गुणों का श्लोक याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु सिरा गुणा स सूक्ष्म विशिदा विशंति स विपर्या। 10 गुण हो गए, उन्होंने आगे बोल दिया वो स विपर्या, इन्होंने 10 बताए हैं, 10 इसके ऑपोजिट। जैसे गुरु का ऑपोजिट कौन सा गुण, गुरु गुण का ऑपोजिट गुण लघु, ठीक है। मंद का ऑपोजिट गुण, मंद का ऑपोजिट गुण तीक्ष्ण, शीत का ऑपोजिट गुण उष्ण, स्निग्ध गुण का ऑपोजिट गुण रूक्ष, श्लक्षण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, सूक्ष्म का स्थूल और विशद का पिश्चल, ठीक है। दीज आर द 20 गुण, ठीक है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विशंति स विपर्या। ये सबको याद है, टिप्स पे होना चाहिए, कल सुनूंगा मैं आपसे, ठीक है। याद करना है श्लोक, सबको टिप्स पे होना चाहिए, और इसके ऑपोजिट भी पता होना चाहिए। गुरु का लघु, ठीक है, मंद का तीक्ष्ण, शीत का उष्ण, स्निग्ध का रूक्ष, श्लक्षण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, सूक्ष्म का, सूक्ष्म का बताओ या मिटा हुआ बताओ क्या था सूक्ष्म का, बताओ। सूक्ष्म का होता है स्थूल, क्या होता है सूक्ष्म का, स्थूल, और विशद का पिश्चल, ठीक है। इसको लर्न कर लेना। चलिए नीचे टेबल बना हुआ आपके लिए, आसान है। नेक्स्ट इज रोग और आरोग्य का कारण क्या है, ठीक है ना। क्या कारण है देखो, कालकर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्रक सम्यक योगस्य विज्ञेय रोग आरोग्य कर कारणम, ठीक है। क्या कारण, देखो काल अर्थ कर्म, काल का क्या मतलब है, टाइम, अर्थ अर्थ अर्थात हमारी इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं उसको अर्थ कहते हैं, ठीक है। काल अर्थ कर्मणा, कर्मणा अर्थात हम जो कर्म करते हैं, ठीक है। इनका, इनका क्या, इनका आइदर हीन योग, हीन योग होता है कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय किसी को देख रही है, ठीक है, चक्षु इंद्रिय किसी को देख रही है। जैसे हम अष्टांग हृदय की पुस्तक पढ़ रहे हैं और हमको अच्छी प्रकार से नहीं दिख रहा, इसको क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं हीन योग। जितना हमारे को दिखना चाहिए था नॉर्मली, जितना हमारे को आंखों से दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख पा रहा, इसको बोलते हैं हीन योग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, हीन योग। मिथ्या योग, मिथ्या योग होता है कि जैसे सामने रस्सी पड़ी हुई है और हमने समझ लिया ये तो सांप है ना। रस्सी को क्या समझ गए हम, सांप, जो नहीं है उसको वो समझ लिया। जैसे किसी ने हमको, जैसे किसी ने किसी को आवाज लगाई लेकिन मुझे लगा कि मेरे को बुला रहा है, ठीक है। ये होता है मिथ्या योग। और अति योग, अति योग होता है कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं बिल्कुल आगे बैठ के, स्क्रीन के बिल्कुल आगे बैठ के, हम यहाँ पे अपनी इंद्रियों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जितना हमारे को नहीं प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है। इसको बोलते हैं अति योग, अयोग, अति योग एंड मिथ्या योग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हीन योग। हीन योग मीन्स की कम दिखाई देना, ठीक है। मिथ्या योग मतलब कि जो दिखाई दे रहा, में किसी चीज को कुछ और समझ जाना, जैसे सांप, जैसे रस्सी को सांप समझना। और अति योग, अति योग में बिल्कुल पास से देखना, ठीक है। सेम इसको आप वक्तव्य को पढ़ेंगे ना, आपकी बुक अगर होगी तो उसमें सेम ऐसे पंच इंद्रियों का होता है। जैसे कर्ण इंद्रिय का, ठीक है, कानों से बहुत ज्यादा उच्च उच्च गाने सुनना, इसको बोलते हैं कर्ण इंद्रिय का अति योग, ठीक है। कानों से कुछ भी ना सुनाई देना, ठीक है, या बहुत कम सुनाई देना, इसको बोलते हैं हीन योग, ठीक है। या फिर कानों से कुछ और ही सुनाई देना, उसको बोलते हैं मिथ्या योग, ठीक है। सेम 5 इंद्रियों का अयोग, अत्युग, मिथ्या योग होता है। नंबर सेकंड थिंग इज द काल अर्थ कर्मणा, ठीक है। काल अर्थ कर्मणा, काल, काल बोलते हो टाइम। जैसे सर्दियों के दिन चल रहे हैं, है ना, सर्दी में सभी सभी को स्वेटर डालनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन सर्दी में किसी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज्यादा, जितनी नहीं लगनी चाहिए थी, है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं काल का अतियोग, है ना। ये मीन इसको कोई ना कोई बीमारी हुई पड़ी है जिसके करके इसको ज्यादा ठंड लग रही है ना। सेकंड थिंग इज द काल का हीन योग, अर्थात सर्दी में सभी ने जैकेट स्वेटर डाली हुई है, इस बंदे को सर्दी कम लग रही है, यह है हीन योग। और किसी को सर्दी में गर्मी लग रही है, इसको बोलते हैं मिथ्या योग। ठीक है, दिस इज द काल अर्थ कर्मणाम योग हीन मिथ्या अति मात्रक। और यही तीन चीजें ही सभी रोगों को कारण होती हैं। ठीक है, चौथा कोई नहीं है, सिर्फ यही तीन है। फिर आ गया रोग, रोगे का भेद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोग एंड रोगे। रोग अस्तु दोष है शम्यम, पहले बता चुका हूं ना ये सी बात को, वही है ये, है ना। रोग क्या है, दोषों का विषम अवस्था में जाना रोग है, और दोषों का समान अवस्था में रहना अरोग्य है। आचार्य चरक जी ने बोला कि विकार धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, अर्थात जब धातुएं विषम अवस्था में होती हैं तो विकार होता है, और जब सम अवस्था में होती हैं तो क्या होता है, शरीर का वर्धन होता है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर, रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोगों के प्रकार होते हैं दो, कौन कौन से, निज और अगंतुज। निज रोग होते हैं शरीर के वात पित्त कफ दोष के कारण ही होते हैं, लेकिन जो अगंतुज रोग होते हैं वो होते हैं जैसे बाहर से कुत्ता काट गया किसी को, किसी ने पत्थर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, ऑल दीज आर अगंतुज रोग। ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर आर द अगंतुज रोग, एंड निज रोग ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। ठीक है, निज रोग कैसे होते हैं, निज रोग होते हैं इंटरनल फैक्टर के कारण। नेक्स्ट इज दो प्रकार के रोग अधिष्ठान। ठीक है, रोग दो प्रकार के, निज और गंतुज, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के करके। ठीक है, और अधिष्ठान क्या, रोग के दो, कौन कौन से, एक अधिष्ठान रोग का अपने शरीर में होना, दूसरा अधिष्ठान मन में होना। रोगों के अधिष्ठान कितने, दो, एक शारीरिक रोग, दूसरा मानसिक रोग। कौन कौन से रोग, वन इज द शारीरिक रोग, सेकंड इज द मानसिक रोग। अच्छा, मानसिक दोष कितने होते हैं, मानसिक दोष होते तीन, कौन कौन, मानसिक दोष दो। ठीक है, देखो मानसिक दोष दो, क्योंकि जो सत्व होता है, सत्व, सत्व मानस का गुण है ना, सत्व रजतम ये तीनों मानस के होते हैं ना, लेकिन जो सत्व होता है वो तो गुण है। सत्व कोई रोग थोड़ी है, हर कोई चाहता हम सात्विक हो, हर कोई चाहता हमारा मन सत्व की प्रधानता हो, तो ये रोग नहीं हुआ। तो रोग क्या है, रोग है सत्व नहीं है, रोग है रज और तम। ठीक है, रज तमश्च मनसो दो, है ना, देखो दो मानसिक रोग होते हैं, कौन कौन से, रज और तम। नेक्स्ट, रोगी की परीक्षा, हमारे पास कोई पेशेंट आया है ना, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए त्रिविध परीक्षा, कौन कौन सी, दर्शन प्रश्न स्पर्शन, है ना। पहले उसको देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना, जैसे, है ना, तो पहले उसको देखेंगे, फिर उसको स्पर्श करेंगे। स्पर्श में क्या क्या स्पर्श में आता है, स्पर्श में आ जाता है ना, कोई भी हम एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे हम किसी का फीवर चेक करते हैं, है ना, टेम्परेचर चेक करने के लिए उसको हाथ लगाते हैं ना, स्पर्शन इंद्रिय से, दैट इज स्पर्शन, है ना, दर्शन स्पर्शन। नंबर थर्ड इज प्रश्न, उससे एक प्रश्न पूछेंगे, हाँ भाई कैसे हो गया तेरे को ये, क्या ऐसा खा लिया। ठीक है, दर्शन स्पर्शन एंड प्रश्न परीक्षित रोगी, रोगी परीक्षा के तीन उपाय कौन कौन से, दर्शन प्रश्न एंड स्पर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रोग की परीक्षा, रोग परीक्षा कैसे करेंगे हम। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसको अब ये वाला बीमारी होगी। ठीक है, जैसे हमें पता चल गया कि इसको क्या हो गया, इसको बुखार हो गया, है ना। अब हमने बुखार की परीक्षा करनी है, रोग कैसे हो गया, रोग परीक्षा हम करते हैं निदान पंचक से। ठीक है, किससे करेंगे, निदान पंचक से। निदान पंचक क्या होता है, निदान प्रागरूप लक्षण उपचय संप्राप्ति। आपत्ति भी किसको बोलते हैं, आपत्ति इज द सिनोनियम ऑफ संप्राप्ति। ठीक है, आपत्ति इज द सिनोनियम ऑफ संप्राप्ति। ठीक है, निदान मींस की, देखो जैसे कोई हमें पता चल गया कि हमने किसी रोगी की एग्जामिनेशन करा, किसे, दर्शन स्पर्शन प्रश्न से, हमें एग्जामिनेशन से पता क्या चला कि इसको बुखार है। अब उस ज्वर का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम, उस ज्वर की परीक्षा करेंगे निदान पंचक से। निदान मीन निदान पूर्व रूप रूपीय संप्राप्ति से। ठीक है, निदान कैसे हम पता करेंगे कि इसको, निदान के कारण को, किस कारण से इसको बुखार हो गया, क्यों हो गया, उसको बोलते हैं निदान। पूर्व रूप, पूर्व रूप इज मींस की इसको बुखार जब हुआ तो पूर्व रूप होता है कि जो सिम्टम से पहले प्री सिम्टम्स आते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पूर्व रूप।
लक्षण जो कि सिम्टम होते हैं। अब इसको क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। उपशय मतलब कि अब इसकी डिजीज की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई, है ना, ठीक हो सकता है या ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट वन इज संप्राप्ति, है ना, संप्राप्ति होता है पैथोजेनेसिस, ये सब हुआ कैसे। ठीक है, ये होती है रोग परीक्षा। नेक्स्ट इज देश। देश कितने प्रकार के, देश है दो प्रकार के, कौन कौन सा। वन इज द भूमि देश, सेकंड इज द स्वशरीर देश। देखो भूमि देह प्रभेदेन देहम आहु द्विधा, दो प्रकार का देश होता है। एक तो भूमि देश जो जमीन होती है जहां पे हम रहते हैं, जंगल देश, अनूप देश वगैरह वगैरह, हाँ वगैरह वगैरह, नहीं तो तीन ही देश होते हैं। आइदर इट में भी जंगल देश, और इट में भी साधारण देश, और इट में भी अनूप देश। ठीक है। और सेकंड इज द हमारा शरीर, हमारा शरीर भी तो एक देश ही है ना। ठीक है। फिर आगे कौन से देश में किसकी प्रधानता होती है दोष की, ये आगे भूमि देश। ठीक है। पहले आगे हमारे देखो जंगल वात भूयिष्ठ अनुपम, जंगल देश में वायु की प्रधानता होती है। ठीक है। जंगल वात भूयिष्ठ अनुपम, जंगल देश में किसकी प्रधानता, वायु की प्रधानता। तू कफ उल्बणम, और अनूप देश में कफ दोष की प्रधानता होती है। जंगल में वायु की और अनूप देश में कफ की प्रधानता होती है। साधारणम सम, और साधारण देश में वातवित कफ सम अवस्था में रहते हैं। ठीक है। तीन प्रकार के देश हो गए, कौन कौन से, जंगल देश, अनूप देश और साधारण देश। जंगल में किसकी प्रधानता, जंगल देश में केवल और केवल वात दोष की प्रधानता। ठीक है। और अनूप देश में कफ दोष की प्रधानता। और साधारण देश में, साधारण मीन की नॉर्मल, उसमें दोष समावस्था में रहते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जंगल देश, अनूप देश एंड साधारण देश। ठीक है। देखो अनूप देश में क्या होता है, जो, सुनो मेरी बात, है ना, इसको जब सेकंड ईयर में चर्चा पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। पहले यहाँ सुनो क्या होता है अनूप देश में। क्या होता है अनूप देश में, क्या होता है कि वहां पे पानी ज्यादा होता है, पहली बात तो पानी ज्यादा, धूप कम। ठीक है। जैसे कोस्टल एरिया, दीज आर द अनूप देश, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा होते हैं। जंगल देश होता है मरुभूमि, जैसे राजस्थान पंजाब का एरिया जंगल देश में आ जाता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश बहुत कम पड़ती है ना, सूखा दिखाई पड़ेगा, है ना, ये होता है जंगल देश। और साधारण देश, सॉरी, पंजाब हरियाणा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, ये साधारण देश में आ जाते हैं। ठीक है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये आते हैं अनूप देश में। और जंगल देश में आता है राजस्थान सिंध एरिया, ये आता है जंगल देश में। ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर काल। काल कितने प्रकार का, देखो काल इज क्षण आदि और व्याधि। क्षण आदि काल कौन सा, क्षण आदि काल जो श्लोक नंबर 25 है, क्षण आदि काल होता है जो नॉर्मल काल चल रहा है। क्षण आदि मीन की अब सुबह होगी, फिर दोपहर हो जाएगी, फिर रात होगी, है ना, दिस इज क्षण आदि, क्षणिक काल। और दूसरा इज व्याधि काल, जिसको रोग अवस्था का काल कहते हैं, है ना। दो प्रकार का काल कौन सा आ गया, वन इज द क्षणादि एंड सेकंड इज द व्याधि अवस्था काल। देखो क्षणादि व्याधि अवस्था च कालो बेशक योग कृत। आचार्य चरक ने काल दो प्रकार का कहा, कौन कौन सा, नित्य को और अवस्थिक। नित्य काल को ही अष्टांग दिन का क्षणिक काल, ठीक है, और अवस्थिक काल को अष्टांग दिन कहा व्याधि का काल। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट आचार्य कह रहे कि देखो, सॉरी, श्लोक नंबर 20, हाँ, शोधन शमनम च एति समास औषधि। ठीक है। काल दो प्रकार का होता है, और मेडिसिन भी, जिसको हम चिकित्सा करनी है, वो भी दो प्रकार की होती है। चिकित्सा, चिकित्सा दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, आइदर शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन होता है दोषों को बाहर निकालना, और शमन होता है कि सप्रेशन, मेडिसिन देके रोग का ठीक कर देना। हम दोषों को बाहर नहीं करेंगे, है ना, मेडिसिन खिला के उसको समावस्था में ले आएंगे। दो प्रकार की चिकित्सा कौन कौन सी, शोधन चिकित्सा एंड शमन चिकित्सा। नेक्स्ट, शारीरिक दोषों की चिकित्सा क्या है, शरीर ज्ञानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेक भवनम तथा तैल घृत मधु। देखो वो वात पित्त कफ की रिस्पेक्टिवली क्या चिकित्सा कार्य है। देखो वायु दोष की चिकित्सा क्या है, देखो वात की चिकित्सा बस्ती, पित्त की चिकित्सा विरेचन, और कफ की चिकित्सा वमन। वात पित्त कफ की क्या चिकित्सा है, ठीक है, वायु दोष की चिकित्सा है बस्ती, पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन, और कफ दोष की चिकित्सा वमन। सेम वैसे ही वात दोष में क्या यूज करेंगे हम, तैल, ठीक है, पित्त दोष में क्या प्रयोग करना है, घृत, और कफ दोष में क्या प्रयोग करना है हमने, मधु।
ठीक है, वात पित्त कफ रिस्पेक्टिवली बस्ती विरेचन वमन रिस्पेक्टिवली तैल घृत मधु। अच्छे से पढ़ना, कल सुनूंगा सारा का सारा मैं आपसे, ठीक है ना। हाँ अच्छे, अब तो थम्स अप कर रहे हो, यस सर यस सर, कल पढ़ के आना क्योंकि पूरा दिन है आपके पास पढ़ने के लिए इसको। नेक्स्ट इज हियर। अच्छा, ये तो होगी चिकित्सा शारीरिक दोष की, है ना। शारीरिक दोष की चिकित्सा क्या थी, है ना। इधर बाजू के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन, ठीक है, वायु के लिए तैल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु। अब मानसिक रोग की चिकित्सा क्या है ना। ये तो मानस रोगी है। मानसिक रोग की चिकित्सा है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो दोष औषधम परम। ठीक है, मानस रोग की क्या चिकित्सा है, धी उनका हौसला रख, धैर्य रख, ठीक है, बुद्धि ना, अपना दिमाग लगा, उसको बोल थोड़ा सा आजा, उसको काउंसलिंग करो थोड़ी सी। धैर्य हौसला रख, दी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोज दोष औषधरम परम। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया मानस रोग की चिकित्सा, सुश्रुत ने बताई शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखावह, जो उसका मन कर रहा है उसको दे दो। सुश्रुत ने बताया शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखावह, जो उसका दिल कर रहा है ना, जिसके लिए उसको मानसिक रोग हुआ है उसको वो चीज मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आचार्य चरक जी ने बताया मानस रोग का कारण क्या है, इष्ट से अप्राप्ति निष्ठ से प्राप्ति, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला, जो चाहिए था वो नहीं मिला, और जो नहीं चाहिए था मेरे को वो मिल गया, या जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था मेरे साथ वो हो रहा है, इससे मानस रोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चतुष्पाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अष्टांग जो लगेंगे ना, इसको 10-15 मिनट लगेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चतुष्पाद। ठीक है, चतुष्पाद क्या है, चतुष्पाद विशद द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सित निर्दिष्टम प्रत्येकम दश चतुर्गुणम। चतुष्पाद में ये चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। अगर ये चिकित्सा के हमारे पास चारों पाद हो ना, तो रोगी की बीमारी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। क्या, ये देखो, विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम। ठीक है, कौन सा प्रथम पाद में पहले नंबर पर क्या रखा उन्होंने, विषक, विषक मीन डॉक्टर, सेकंड नंबर पे द्रव्य, द्रव्य मीन मेडिसिन, थर्ड नंबर पे उपस्थाता, उपस्थाता मीन परिचारक अटेंडेंट। ठीक है, उपस्थाता मीन परिचारक अटेंडेंट, और रोगी चौथे नंबर पे रोगी। इन चारों को बोलते हैं चतुष्पाद। चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम। ठीक है, इन चारों के 4 गुण होते हैं। देखो वैद्य के 4 गुण कौन से हैं, देखो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर तभी होगा जब उसके अगर ये 4 गुण होंगे। कौन कौन से, दक्ष तीर्थात शास्त्रो दृष्ट कर्मा शुचि विषग। दक्ष, दक्ष मीन की वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसको मेडिसिनल के, है ना, सर्जिकल के सभी प्रोसीजर आने चाहिए, जो वो काम करता हो उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। दिस इज मीन दक्ष। ठीक है, दक्ष मीन कुशलता। तीर्थार्थ शास्त्रों, तीर्थार्थ शास्त्र मतलब क्या, कि जो शास्त्र में लिखा है उसको उसका मतलब पता होना चाहिए, अर्थ समझने वाला होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करा होना चाहिए। शास्त्र मीन की जितनी भी किताबें हैं, जैसे मेडिसिन की बुक, पैथोलॉजी की बुक, है ना, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब की उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रों दृष्ट कर्मा शुचि विषक। दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा का क्या मतलब होता है, दृष्ट कर्मा का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिनल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसने एक बार तो खुद देखे हों एटलीस्ट, है ना। अगर खुद देखे होंगे तो खुद करेगा ना। ठीक है, दृष्ट कर्मा। और शुचि, शुचि मीन कि उसको साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रों दृष्ट कर्मा शुचि विषक। नेक्स्ट इज द औषध। मेडिसिन के गुण क्या है, मेडिसिन होनी चाहिए हमारी बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्पम, बहुकल्पम मीन्स कि हम मेडिसिन को मल्टीपल फॉर्मुलेशन के रूप में यूज कर सकें। जैसे कोई मेडिसिन है ना, हम उसका सिरप भी बना सकते हो, हम उसको कैप्सूल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, है ना, हम उस मेडिसिन को इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बहुकल्पम। ठीक है, ये है बहुकल्पम। बहुगुणम मतलब उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, मीन की ऐसी जैसे एक बीमारी हो को, जैसे एक मेडिसिन मल्टीपल बीमारी को ठीक करने वाली होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसको 4 बीमारियां हैं, तो हमको चारों के लिए अलग अलग गोलियां देनी पड़े।
है ना। दिमाग लगाओ, ऐसा कोई रोग द्रव्य दो, ऐसी कोई मेडिसिन दो जो चारों को ठीक करे। ठीक है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम, संपन्न अर्थात मेडिसिन कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने किसी प्लांट का पंचांग लेना, पंचांग में क्या आता है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक, लेकिन हम पंचांग ले रहे हैं उसमें पुष्प तो अभी है ही नहीं, चार चीजें ले रहे हैं, है ना, तो वो मेडिसिन अपना प्रॉपर एक्शन नहीं करेगी। जैसे हमने जिस प्लांट के रूट लेनी है, हम रूट की जगह उसकी बार्क ले लें तो वो काम नहीं करेगी, इसलिए संपन्न होनी चाहिए। और योग्य औषधम, योग्य मीन की जो रोग के रोगी, है ना, मतलब योग्य औषध में जिसको देनी है उसको पचनी भी तो चाहिए ना, है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो उसके ऊपर। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्न योग्य औषधम। सेकंड इज थर्ड इज परिचारक। परिचारक के गुण क्या है, परिचारक होता है अनुरक्त, शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक है। अब बच्चे गलत कर देते हैं, एमसीक्यू आता है हमेशा बुद्धिमान किसका गुण है, बच्चे लिखते थे बुद्धिमान डॉक्टर का गुण है, नहीं, बुद्धिमान इज द गुण ऑफ परिचारक, बुद्धिमान किसका गुण है, परिचारक का। अनुरक्त किसको कहते हैं, अनुरक्त मीन की अटेंडेंट, परिचारक कहते हैं अटेंडेंट को। ठीक है, जो पेशेंट का अटेंडेंट है उसको अनुरक्त होना चाहिए। जैसे कि उसको अगर पेशेंट का मल फीकल मैटर भी साफ करना पड़ जाए तो ये ना है कि करता है इन्हें मैंने कर सकता साफ इन हो नो, ऐसी उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए। परिचारक, ठीक है, अनुरक्त होना चाहिए, उससे प्रेम करने वाला होना चाहिए, स्नेह युक्त होना चाहिए। शुचि, शुचि मतलब कि अटेंडेंट साफ सुथरा होना चाहिए, अगर वो खुद गंदा रहेगा तो रोगी को इंफेक्शन का भय रहेगा। ठीक है, थर्ड इज बुद्धिमान, बुद्धिमान होना चाहिए कौन, परिचारक। ठीक है, और दक्ष, दक्ष किसको कहते हैं, दक्ष कहते हैं कुशल होना चाहिए, जो उसका काम है। जैसे परिचारक का काम क्या है, बेडशीट चेंज करना, है ना, पेशेंट को डायपर डलवाना, है ना, ये सारे काम परिचारक के है ना, उसको वो करने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी। श्लोक नंबर 29, रोगी के गुण क्या होने चाहिए, रोगी के गुण होते हैं आर्य रोगी विषक बच्चों ज्ञापक सतवानपी। आर्य रोगी मतलब रोगी पैसे वाला होना चाहिए, अगर रोगी के पास पैसा होगा तो अपना इलाज करवाएगा ना, अगर उसका पैसा ही नहीं होगा तो क्या इलाज कराएगा वो अपना जाके, है ना। आड़े रोगी, विषक वश्यो, विषक वश्यो का मतलब है कि डॉक्टर का कहना मानने वाला होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन सुबह खानी है, ये रात को खानी है, तुमने ये सब चीजों का परहेज करना है, ठीक है, तुमने ये सारा डाइट प्लान फॉलो अप करना है, तो उस डॉक्टर की बातों को मानने वाला होना चाहिए, विषक वश्यो। ज्ञापक, ज्ञापक मीन की समझदार होना चाहिए, ठीक है, अपना सुख दुख बताने वाला होना चाहिए डॉक्टर को। और दूसरा सत्वानपी, ठीक है, हौसला होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत, विल पावर। सत्व का मीन क्या है, विल पावर होना चाहिए, अगर विल पावर नहीं हो तो ठीक कैसे होगा वो। ठीक है, आड़े रोगी विषक वश्यो ज्ञापक सत्वानपी। नेक्स्ट चीज है साध्य असाध्य रोग बता रहे हैं वो, हमारे पास कोई रोगी आ गया है ना, उसके ये रोग है, ये ठीक होने वाला है भी है या नहीं, है ना, कैसे पता चलेगा हमारे को रोग ये साध्य है या असाध्य है ना, रोग सुख साध्य है या असाध्य है। ठीक है, देखो क्या बता रहे हो यहाँ पे, देखो कि देखो सर्व औषध क्षम, जो हमारे पास रोगी आया है वो उसको जो भी मेडिसिन दो सब बच जाती है, खा सकता है सारी, है ना। देह यून, यून मतलब युवा अवस्था है उसकी अभी, है ना, जवान बंदा है ना, युवा अवस्था में तो वैसे बीमारी भाग जाती जल्दी जल्दी। सर्व औषध क्षम देह यून पुंसो जित आत्मा, जित आत्मा की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। अमर्मग, अमर्गम अर्थात कि उसकी जो बीमारी है मरम प्रदेश में नहीं हुई, अमर्मक मतलब क्या, उसकी बीमारी अभी मरम प्रदेश पे नहीं हुई। अल्प हेतु, जो उसके रोग के एग्रीवेटिंग फैक्टर है ना, वो बहुत ही कम है ना। अमर्मग अल्प हेतु, है ना। अनुपद्रव, अनुपद्रव मीन की जो उसको बीमारी लगी उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो लगी अभी तक, नो कॉम्प्लिकेशन, उसको बोलते हैं अनुपद्रव। देखो अतुल्य दोष देश प्रकृति, है ना, ये सब समान नहीं है, तो वो रोग कैसा होगा, देखो आगे भी ऐसे, वो रोग सुख साध्य होगा, वो रोग कैसा होगा, वो रोग सुख साध्य होगा, ठीक है ना, वो रोग कैसा होगा, वो रोग सुख साध्य होगा। अब जा रहे आगे क्या बोल रहे हैं हमारे को, देखो आगे बोल रहे कि कष्ट साध्य, कृष साध्य रोग कौन से होते हैं, ठीक है, कृष साध्य रोग होते हैं शस्त्र आदि साधन, जिस बीमारी में हमारे को सर्जरी करनी पड़े, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़े, शस्त्र आदि साधन जिसमें हमारे को सर्जरी
आदि सर्जिकल प्रोसीजर करने पड़े, है ना। संकर, संकर मतलब कि जहां पे 2 या 3 बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो गई हो उसको बोलते हैं रोग संकर, है ना, जिसको दो दो रोग इकट्ठे लग गए हैं, ठीक है, वो थोड़ी डिफिकल्ट टू ट्रीट होती है, कृषि साध्य। नाउ इज याप्य, याप्य वो बीमारी होती है जब तक मेडिसिन खाते रहोगे चलते रहोगे, मेडिसिन छोड़ दोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ही ज्यादा, क्या ही बताएं आपको, बहुत बुरा हाल होता है। शेषत्वाद आयुषो याप्य, पथ्य अभ्यास साधि विपर्य, अर्थात जब तक बंदा परहेज करेगा और मेडिसिन खाएगा, क्या लिखा है, पथ्य अभ्यास आदि, तब तक तो चलता रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, जब उसने पथ्य अभ्यास करना बंद करा तो बीमारी बढ़ जाएगी, होता है याप्य रोग। फोर्थ इज प्रत्याके, प्रत्याके मतलब हमने इनका इलाज नहीं करना, अगर इनका इलाज करोगे तो हमारे यश हानि होगा, है ना, डॉक्टर की बदनामी होगी, क्योंकि इसने बचना तो है ही नहीं, इलाज क्यों करे इसका, ठीक है ना। प्रत्याख्य क्या है देखो, अनुपक्रम, अनुपक्रम इस सिनोनिम में प्रत्याख्य, अनुपक्रम मीन की अन, अन मीन की नो, उपक्रम मतलब की प्रोसीजर या ट्रीटमेंट, अनुपक्रम मीन की इसमें कोई प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, अनुपक्रम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है ना, जिसको क्या, जिस पेशेंट को क्या हो, औत्सुक्य मोह अर्ति, जिसको ये तीन चीजें हो, क्या क्या, औत्सुक्य मोह अर्ति, उसको, और जिसको दृष्ट अरिष्ट अक्षनाशन, और जिसमें अरिष्ट लक्षण दिख रहे हो, ठीक है, अरिष्ट लक्षण होते हैं मृत्यु सूचक लक्षण, जैसे जब बंदा मरने वाला होता है ना, वो कुछ लक्षण आते हैं उसमें, स्पेसिफिक लक्षण, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे अरिष्ट लक्षण, ठीक है। तो वो मतलब कि बंदा मर जाएगा, मतलब खुद से बॉडी ऐसे साइन सिम्टम बतानी शुरू कर देती है, ठीक है, वो याप्य रोग है, उसका इलाज नहीं करना, क्या है देखो, तीन चीजें सिर्फ सिर्फ कौन सी, औत्सुक्य मोह अर्तिकृत दिष्ट अरिष्ट अक्षनाशन, नो त्याज्य रोगी, यानी कि इनको तो पकड़ना ही नहीं ना हमने त्याज्य, कौन कौन से, अगर ये ठीक ठाक ही है इनका ट्रीटमेंट हमने नहीं करना, ठीक है, कौन है वो त्याज्य रोगी, वो त्याज्य रोगी है देखो, हीन उपकरण, है ना, जिसके पास हीन उपकरण का मतलब कि देखो 4 उपकरण कौन कौन से, विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, इनमें से किसी एक की कमी हो, है ना, उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं करना, किसका नहीं करना, हीन उपकरण वाले का। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, व्यग्रम अविधेयम, गत आयुष में कि जिसकी अब जान जाने वाली है ना, थोड़ी 2-4 दिन का मेहमान है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, उसको जवाब दे दो सेवा करो हम, ठीक है। फिर चंड, चंड शोकातुर, भीरु जो डरपोक को बड़ा ज्यादा, है ना, कृतज्ञ जो मतलब किसी का, कृतज्ञ मीन की, कृतज्ञ उसको बोलते हैं जैसे किसी ने किसी की हेल्प करी है ना, कोई उसको याद रखता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलता है कि किसी की हमने सेवा करी है, किसी की मदद करी है, वो भूल जाता है करवा के, उसको बोलते हैं कृतज्ञ, उसका ट्रीटमेंट कभी नहीं करना, है ना। वैद्यमानिनम, ठीक है, वैद्यमानव अर्थात जो वैद्यमानी, है ना, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना, वैद्यमानी तो कहता मैं ही डॉक्टर हाँ, तू ही मैं, जो आते हैं ना आजकल पेशेंट्स बहुत, डॉक्टर साहब तू ही की मेडिसिन दे दो, इतने ए दिन चाहिए मेनू लगता है इतना, है ना, जो खुद से डॉक्टर बने उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, कौन कौन से, हीन उपकरण, व्यग्र अविधेयगतायुष चंड शोकातुर भीरु कृतघ्न वैद्यमानिनम, वैद्यमानी रोग का ट्रीटमेंट नहीं करना। नेक्स्ट आ गया कि अध्याय संग्रह, तन, देखो वो जो सबसे पहले आपको बताया था भैया कि चरक संहिता सूत्र स्थान में 30 अध्याय, ठीक है, और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं, और इसके प्रथम चैप्टर में सारी की सारी संहिता में विषय सूत्र है, विषय सूत्र किसको बोलते हैं कि कितने कितने चैप्टर है, देखो सूत्र स्थान में 30 अध्याय, शरीर स्थान में 6 अध्याय, निदान स्थान में 16 अध्याय, और चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय, कल्प स्थान में 6 अध्याय, और उत्तर तंत्र में 40 चैप्टर है, ठीक है। ये होता हमारा अष्टांग हृदय का प्रथम चैप्टर कंप्लीट, इति अध्याय शतम विंशम षडब्बी, अर्थात अष्टांग हृदय टोटल कितने चैप्टर हैं, 120 चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल कितने चैप्टर, 120 चैप्टर हैं। देखो क्या बता रहे हो, इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त स्नु श्री वाग्भट विरचित अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथम सूत्र स्थाने आयुष काम्य नाम प्रथम अध्याय, यहाँ पे हमारा प्रथम चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसको आप बार बार सुनिए, रीड करिए, ठीक है, वीडियो को लेक्चर को बार बार सुनिए, तो और कोई भी डाउट हो, ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो सिर्फ फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की सुश्रुत संहिता की, सेकंड ईयर में चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की, है ना, किसी की भी संहिता की क्लासेस लेना चाहते हो, अगर आप या फिर एआईपीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो प्लीज वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।